अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हों। नावल शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ और वो ये है कि जैसा कि आप सबको पता है कि 8, 9, 10 मुहर्रम की छुट्टियाँ आएंगी और इसमें नेटवर्क इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और अभी बल्कि नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब मैं एपिसोड तो डाल रही हूँ, राइटर ने मुझे कहा था कि ऐप आप डाल दो, ठीक है, लेकिन आगे जाके हमें नेटवर्क इश्यूज़ का काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। तो आप लोग बताएं, आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि मैं एपिसोड जो है वो कंटिन्यूसली डालती रहूं या आप लोग मैनेज कर लेंगे, या फिर मैं एपिसोड को 10 मुहर्रम के बाद डालूं। इससे ये होगा कि एक हमारा फ्लो होगा वो बना रहेगा, क्योंकि फ़्लो तो अब भी हमारा टूट चुका है। आप लोग सब जानते हैं कि जो राइटर की सिस्टर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जिसे कहते हैं ना असिस्टेंट कमिश्नर के लिए वो क्वालिफ़ाई कर दी गई हैं। तो अब वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी के लिए लाहौर जा रही हैं, गई हुई हैं। और फिर इसके अलावा जो राइटर हैं उनके पाँव पे भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है, बहुत जिसे कहते हैं शदीद किस्म का उन्हें पेन है, जिसके साथ वो घर में काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना मेहमान नवाजी भी कर रही हैं और घर को भी मैनेज कर रही हैं। तो अब आप लोग इसमें सजेस्ट करें कि आप ऐसे ही एपिसोड को मैं कंटिन्यूसली डालूं, आप लोग मैनेज कर लेंगे, या तो हम 10 मुहर्रम के बाद एपिसोड को एक फ़्लो में ही लेके चलें, क्योंकि नेटवर्क इश्यूज़ सबको फेस करने पड़ेंगे और मे बी मेरी साइड पे भी बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू हो जाए। तो आप लोग सजेस्ट करेंगे किस तरह एपिसोड डालनी चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग ही इंशाल्लाह ताला आगे एपिसोड आएगी। आगे अब हम अपना नावल वगैरह स्टार्ट करते हैं। किताबों वाला इश्क तान्या ताहिर नावल किस्त नंबर 4। इस वक्त प्रोफेसर के रूम में वो छोटी सी लड़की काफ़ी एक्साइटेड सी खड़ी थी। ये उसकी ज़िंदगी का वो लम्हा तो जो शायद उसने कभी तसव्वुर नहीं किया था। यहाँ जहान भाई ने छोड़ने से पहले ही उसे कह दिया था कि तुम खुद नहीं जाओगे घर, मैं ये वक्त ले जाएंगे, और वो अंदर आ गई। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करना चाहा और तुम्हें ये मौका मिला जिसे तुमने अवेल किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। वो मुस्कुराए तो उसके चेहरे पर हल्की सी लाली बिखर गई। और ये आपकी तवज्जो है, अगर आप ना होते तो शायद मैं इस तारीफ़ के काबिल भी ना होती। हुनैन बोली तो वो हंस दिया। अरे बच्चा, तुम बहुत एबल हो, बहुत आगे जाओगे इंशाल्लाह। अच्छा खैर, ये 3 महीने का प्लानर है, 3 महीने बाद मेरे प्रोफेसर भी आ जाएंगे और मैं तुम्हारी छोटी सी उम्र में तुम्हें एक्सपीरियंस लेटर भी दे दूँगा। उसके बाद अपनी स्टडी पे फोकस करना। जी सर, इंशाल्लाह। वो प्लानर हाथ में ले गई। किसी भी चीज़ में मुश्किल या परेशानी हो, आपने मुझसे डिस्कस करना है। इसके अलावा मेरा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बट बदकिस्मती से स्टूडेंट नहीं। वो जिस मासूमियत से बोले तो हुनैन के लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई, क्योंकि उनके लिए अनोखी बात थी कि उनकी हमेज उन्हें पढ़ाने जा रही है। वैसे तो मैं खुद तवज्जो दूंगा, लेकिन आपने भी अपना ख्याल रखना है। वो ये बदतमीज़ी करे, मुझे इन्फॉर्म करना है। वो अपनी जगह से उठे जबकि वो सही ला गई। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। वो उसे लिए बाहर आ गई। ये ख्वाब सा लग रहा था हुनैन को, बस जिसे पा लेना इतना आसान था। वो जानती थी वो घर में झूठ बोल चुकी है, लेकिन झूठ बोल के वो अपनी ज़िंदगी जी रही थी, इन ख़ानदानी रस्मों से निकल कर। वस्ता ने तो दोबारा मौजू ही ना किया, ऐसे जैसे इस बात की उसकी ख्वाहिश की कोई वैल्यू ही नहीं थी। और जहाँ ने उसे पड़ लगा दी थी जिस पर उड़ना अब उसका काम था। सर उसे सब समझा रहे थे। को एजुकेशन के पास लड़के और लड़कियां उसे देख रहे थे, मुड़ मुड़ के। कुछ कंफ्यूज भी थी, लेकिन हिम्मत मुजतमा की। वो सिर्फ 3 माह के लिए ही यहाँ थी। ये तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, प्रोफेसर ने बताया तो उसके वजूद पर नर्वस की वजह से कपकपी से तारी होगी। वो अंदर दाखिल हुई तो सब स्टूडेंट खड़े हो गए। हुनैन उन सबको एक्साइटेड होकर देख रही थी। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ओके, तो ये मेरी स्टूडेंट है, बहुत काबिल, बहुत ज़हीन, और एमडी कैट में फर्स्ट पोजीशन ली है इन्होंने। उन्होंने मेरे कहने पर आप लोगों को और हमें टाइम दिया है। आई थिंक आप लोगों की अच्छी बन जाएगी और जल्दी दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि आप सबकी एज एक ही है और मुझे आप सबसे इनके साथ कोऑपरेशन की उम्मीद है। वो मुस्कुरा कर बोले, सॉरी सर, हमें बच्चों से नहीं पढ़ना। इस्माइल की आवाज़ पर उन्होंने गहरा सांस भरा। उन्होंने उसकी जानिब देखा जो उसे देख रहा था। चेहरे पर मज़ाहिया सा ताज्जुब था, लेकिन देखने में वो लड़का बेहद खूबसूरत था। इस्माइल खान,
तुम 3 साल से फेल हो रहे हो, याद है तुम्हें? उनकी बात पर सारी क्लास एकदम हंस पड़ी और साथ स्माइल भी मुस्कुराया। सर फीस दे के 3 साल से बैठा हूँ, और अगर मेरे वालिद साहब आपको खर्चा पानी ना दें तो आप पे इदारा चलेगा कैसे? तो मेरे जाने की दुआएं ना करें। हुनैन हैरान नज़रों से उस लड़के को देखने लगी जिसने एक लम्हे में सर का मुंह उतार दिया। उसकी आंखों में नमी आ गई। कितना बदतमीज इंसान था, अपने ही प्रोफेसर के साथ इतनी बदतमीजी। एनीवेज, आप सब अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। इस्माइल, तुम क्लास के बाद मेरे ऑफिस आना ज़रा। वो कह के चले गए। जब इस्माइल ने सर झटका, मैं बच्चों से नहीं पढ़ूंगा, उसने एक जंप लगाई और नीचे उतर गया। हुनैन अभी खड़ी हुई देख ही रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता इस्माइल के पीछे सारी क्लास खाली हो गई और उसके अंदर इतनी भी हिम्मत ना थी कि वो उन सबको रोक सके। बेइज्जती के साथ से उसका चेहरा सुर्ख हो गया और आंखों में पानी भर गया। ये सब उसने नहीं सोचा था। वो मरे मरे कदमों से बाहर आई तो सब उस पर हंसने लगे। टीचर, इतना ही पढ़ाने का शौक है तो छोटे छोटे बच्चों को ए फॉर एप्पल और बी फॉर बेवकूफ़ लड़के पढ़ाओ। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने उस पर बातें कसी जिससे उसका दिल और भी घबरा उठा। वो प्रोफेसर के कमरे की तरफ बढ़ी लेकिन दरवाजे में ही रुक गई। इस्माइल, बात करने की तमीज़ नहीं है तुम्हें? वो उस पर गुस्सा कर रहे थे। यार अंकल, क्या हो गया? आप भी तो देकर 3 साल फेल होने का ताना मार देते हैं। मैंने भी कह दिया, वो सुकून से बोला और उनके सामने पड़ी पिर्च खींचकर उसमें से बिस्किट खाने लगा। बहुत ढीठ हो तुम मुझसे पंगे ना लिया करे ना। आंख दबाकर वो हंसता हुआ बाहर निकलने लगा कि बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए खड़ी उस लड़की को देखा। उसे फिलहाल उस पर काफ़ी हंसी आई। मैं बाबर को फ़ोन करता हूँ, बताता हूँ उसे तुम्हारी हरकतें। यार शुगर मिले हैं, देर पर ले जाते हैं आप तो। वो उसे ही देख रहा था लेकिन हुनैन शमाइल के सामने चूंकि दब गई थी तभी प्रोफेसर को दिखाई नहीं दे रही थी। मुझ पर अपने बाप की धौन से जमाना शुगर मिला है तुम्हारे लिए, बताता हूँ तुम्हें अच्छे से मैं। वो हंस रहा था, उसके चेहरे पे कहीं भी खौफ नहीं था। वो हुनैन के पहलू से निकलने लगा। बैटरी, मुझसे बचकर रहना, उसके कान में कहकर वो वहाँ से निकल गया जबकि हुनैन अंदर आई और बुरी तरह रोने लगी। प्रोफेसर परेशान हो गए। उसने सारी बात बताई। मैंने कहा था मेरे स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव नहीं हैं। तुम फिक्र ना करो, कल सब ठीक होगा, वो बोले। हुनैन नफ़ी में सर हिलाने लगी और उसने जहान को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में ड्राइवर आया और उसे ले गया। आज उसका पहला दिन था और आज ही दिल ऐसा हो रहा था जैसे उसका ख्वाब भी उसकी सबसे बड़ी गलती है। वो घर आई और जल्दी से अपने कमरे में चली गई। एक तो उसकी आंखों में हल्का सा भी रोने से सूजन पड़ जाती थी। तभी वो मुँह छुपाकर चली गई जबकि आफिया और नगीन तो इसी गुस्से में थी कि माला आई क्यों नहीं। चाहकर पता कर कर चाहकर पता कर लेना चाहिए। मैं उस जगह पे कभी नहीं जाऊंगी। पता है उस जाहिल मकार मनहूस को ये सारिम के मेहमान आ जा रहे हैं फिर भी ड्रामे लगा रही है। वो आग बोला हुई तो आफिया ने भी सर झटका। सकीना, आफिया ने आवाज़ लगाई, जाओ माला को बुला कर लाओ। उसने कहा तो नगीन तो उसे से बल खा रही थी। सकीना फ़ौरन माला के पोर्शन की तरफ आई तो वहाँ उसने माला को बुखार में तपा हुआ बेसुध पाया जबकि साजिद की आंखों में बेबस आंसू थे। सकीना का दिल सा हिला और दौड़ कर वो आई और उसने बताया, ड्रामेबाज है वो, कहो उसे नगीन मामी ने बुलाया। बेगम साहब, बहुत तेज़ बुखार है। अरे जहन्नुम में जाए मेरी बला से, नगीन ने सर झटका। हम ही बना लेते हैं फिर, आफिया ने कहा और नगीन को भी उठना पड़ा था। सकीना हैरान होकर उन बेहिस लोगों को देखने लगी। उसे समझ नहीं आई कि वो क्या करे। अब तो कोई भी नहीं था घर में। माला तो मर जाती लेकिन वो मुलाजमा थी, उसकी हैसियत ही क्या थी। तो उन्होंने खाना बनाया और उसके बाद तैयार हो गई। हुनैन को भी कह दिया था जबकि हुनैन अच्छा खासा रो धोकर फ्रेश होकर बाहर आई। उसने रेड और वाइट कंट्रास्ट का सूट पहना था और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। हल्का हल्का मेकअप करके उसने सारे बाल खोल लिए और खुद को देखकर ज़रा दिल कुछ अच्छा हुआ था क्योंकि वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो नीचे आई तो आफिया और नगीन ने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे कि नगीन के गुस्सा करने पर सारिम वक्त भी घर आ गई जबकि जहान नहीं आया था और नगीन तो बस जहान को देखना चाहती थी लेकिन वो अभी नहीं आया था। जाओ सारिम, तैयार हो जाओ, वो लोग आएंगे। वो तो मैं हो जाता हूँ लेकिन वो लोग क्या करने आ रहे हैं? सारिम ने संजीदगी से पूछा। अरे बेवकूफ़ लड़के, जब हम लोग उनकी लड़की को देखने गए थे तो वो लोग भी तो तुम्हें देखने आएंगे। हाँ, कहीं चाचू लंगड़े तो नहीं, हाथ पूरे हैं, ये आंखों से सही दिखता है कि चश्मा तो नहीं। हुनैन ने कहा तो सारिम ने घूरा और वक्त समेत वो दोनों भी हंस दी। बदतमीज लड़की, ऐसे बोलते हैं चाचू को? जाओ जल्दी से अच्छा सा तैयार होकर आओ, आफिया ने प्यार से कहा। अच्छा मैं जा रहा हूँ, वक्त ने कहा तो आफिया ने उसे गुस्से से देखा। वक्त, एक दिन तो घर में रुक जाओ, तुम्हारा बाप भी घर नहीं है। आफिया के गुस्से करने पर वो ज़रा बेजार सा हुआ।
कितनी देर का काम है और मेरा क्या काम इसमें। वो चिढ़-सा गया। आफ़िया ने दाँत पीस लिए। शादी के बाद तो तुम और शादी के बाद तो तुम उस आवारा के पल्लू से बंधे जाओगे। अम्मी ये कैसी बात है? हाँ, तो है नहीं वो आवारा। सिर्फ तुम्हारे लिए उसके घर रिश्ता लेके गई हूँ मैं, और तुम माँ बाप को वक़्त भी देने के लिए तैयार नहीं हो। आफ़िया के गुस्सा करने पर वो खामोश हो गया और अपने कमरे में चला गया। अच्छी बात है भाभी, ज़रा खींच कर रखिए। उसके हुस्न के पीछे लट्टू हो रहा है हमारा वक्त। जादूगरनी ने पागल बना दिया। नग्गी ने भी जल्दी पर आग लगा दी। आफ़िया चुप हो गई और थोड़ी देर तक मेहमान भी आ गए। उन लोगों को मीराल को भी उन मेहमानों के साथ देखकर हैरानगी हुई। सिर्फ रिश्ता देखने में कोई लड़की कैसे आ सकती थी? उसके माँ बाप भी कुछ शर्मिंदा लग रहे थे, जबकि भाई की आंखों में अलग ही गुस्सा था और वह मीराल से कटा कटा भी लगा। दूसरी तरफ मीराल ने पूरा घर देखा और आंखें फैली गईं। आए आए मीराल आए आए मीराल, तुम भी आई हो माशाल्लाह। आफ़िया और नगीन ने उन दोनों को बिठाया और हुनैन भी उन सबसे मिली। सभी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मीराल को लेकर ऑकवर्ड फील भी कर रहे थे। सब एक दूसरे से मिलकर बैठ गए। आपका घर बहुत बड़ा है, मीराल ने मुस्कुरा कर कहा, जबकि उसके भाई बिलाल ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। हाँ हाँ, अब तो ये तुम्हारा भी है, वो दोनों प्यार से बोली और मीराल मुस्कुरा दी। सारिम का कमरा कौन सा है? उसने इधर उधर देखा। माँ बाप शर्मिंदगी से बेटी को देखने लगे। ये तो वही जानते थे किस तरह वो लड़ झगड़ कर आई थी और भाई बेचाने से पहलू बदल रहा था। आ वो ऊपर एक्चुअली अपने भतीजों के साथ ही है। उसका कमरा नीचे हम बड़ों का है। अच्छा, मीराल मुस्कुराई। हुनैन हैरानगी से उसका कॉन्फिडेंस देख रही थी। अगर आज सुबह ऐसा ही कॉन्फिडेंस वो दिखा देती तो कोई उस पर बोल भी ना पाता। अच्छा, और जहाँ का कमरा कौन सा है? मीराल बिला के उसकी माँ बोली पड़ी। अम्मी क्या हो गया? मेरे अब तो अपने हैं यहाँ सब। जहान भाई का कमरा राइट साइड पर और बक भाई का उस तरफ। इसमें सारिम चाचू का है। हुनैन नहीं बता दो। मीराल खामोश होगी। हुनैन चाचू को बुला कर लाओ, आफिया ने कहा तो हुनैन मुस्कुरा के खड़ी होगी और ऊपर भाग गई। कुछ ही देर बाद वक्त अपने कमरे से निकला और वो हमेशा मोबाइल में ही ज़्यादातर रहता था। वो नीचे आया। मीराल ने उसकी जानिब देखा। वो काफ़ी खूबसूरत था। उसके घने भारी बाल, उसका बेदाग रंग और फिर कुछ कैजुअल सा खुलिया। वो भी शानदार पर्सनैलिटी का मालिक था। वो तो सारिम को देखना चाह रही थी और वक्त के पीछे सारिम और हुनैन भी आ गए। उसने देखा सारिम एक खूबरू लेकिन बारोब सी शख्सियत का मालिक था। मीराल के मिजाज को उसके भतीजे लगे थे। सारिम नहीं, जबकि उसमें कोई कमी नहीं थी, सिर्फ अंदाज संजीदा था और उनके अंदाज में ही नौजवानी सी खुश मिजाजी से झलकती थी और मीराल को वही पसंद आ गई थी। सारिम आया और मीराल को सामने देख कर कुछ हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी वो भी आई होगी, लेकिन सब मुस्कुरा कर उससे मिले और फिर बातें वगैरह शुरू हो गई। वक्त भी बीच में बात कर रहा था। मीराल उसे ही देख रही थी। सारिम अलबत्ता बिलाल उसके वालिद से गुफ्तगू कर रहा था। जब खाना लगाया गया तब जहान भी आ गया और नगीन उसे ऐसे उठ के मिली जैसे वो उस महफिल की कीमती चीज़ है। मेरा बेटा, मुझे तो लगा आप हाथ पहनाएंगी। वह हंसा तो सब हंसी है। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। एक नज़र मिराल को हैरानगी से देखकर वो चला गया और जब वो किचन के पास से गुजरा तो जाते जाते उसने एक पाँव सीढ़ियों पर रखा और गर्दन पीछे करके किचन में झांका। जिसकी तलाश थी वो नहीं थी। माला कहाँ है? उसके सवाल पर सकीना ने सर उठाया। चलो, किसी ने तो उस मासूम का भी पूछा। बहुत तेज बुखार है जान भाई, सुबह से बुखार में फूंक रही है। सकीना बेचारगी से बोली। कमाल नज़ाकत है। यहाँ हमने कुछ किया नहीं, वहाँ बिस्तर को ही लग गई मोहतरमा। वो सर झटक कर बाहर निकल गया। सकीना ने मुंह बनाया। उसे किसी अच्छे का सोचना हमाकत थी। वो कमरे में चला गया और सकीना ने बाहर जिस चीज़ की ज़रूरत थी साथ के साथ पूरी करने की कोशिश की। लेकिन सच तो ये था कि माला के हाथ में जो जायका था वो घर के किसी भी फर्द के हाथ में नहीं था। खाना खाते हुए मीराल के पेरेंट्स ने बात शुरू कर दी। हमें तो सारिम शुरू दिन से ही बहुत पसंद आया था। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझे। उसके वालिद बोले तो वक्त और जहाँ ने सारिम को देखा वो भी संजीदा था। ड्रामेबाज, वो दोनों ही उसके पहलू में बड़बड़ाए, जबकि सारिम ने आईब्रोज खाकर देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मिठा लाओ सकीना। नगीन और आफिया ने आवाज़ लगाई और सकीना दौड़ कर मिठाई ले लाई, लेकिन वो थक गई थी। मालूम नहीं माला उन सब का इतना काम कैसे कर लेती थी बिना थके, वो भी। और अब जब वो बेचारी बुखार में फूंक रही थी तो कोई एक भी वहाँ ना गया।
मिठाई सारिमा और मिराल दोनों को खिलाई गई। मिराल कुछ बेचैन थी लेकिन फ़िलहाल चुप थी। सारिम ने सरसरी सी निगाह डाली थी उस पर। खूबसूरत थी वो लड़की। उसने तस्वीर देखकर हामी भी भरी, बड़ी मुश्किल से दी थी। खाने और मिठाई के बाद चाय का दुरानिया चल पड़ा और एक अच्छी और खूबसूरत शाम सब ने गुजारी थी। मेहमान चले गए तो सब उनकी अच्छाई की कसीदे पढ़ने लगे। कोई भी बात है, मिराल का यहाँ आना मुनासिब नहीं आया। इसका मतलब वो मशरकी नहीं यो हनी सिंह है। जहाँ कॉफ़ी का मग लबों से लगाते संजीदगी से बोला, जबकि दूसरी तरफ वक्त ने अपनी हंसी रोकी। लेकिन उसकी ज़्यादा अटेंशन तुम गेन कर रहे थे। वक्त ने भी कॉफ़ी का घूंट भरा। ये क्या बदतहसीबी है? चाचू है तुम लोगों की, चची है तुम लोगों की। अब वो तमीज़ से बात करो। आप ने टपटा तो दोनों सारिम को संजीदा बैठे देखकर खामोश हो गया। वैसे ये आदमी साल के 65 दिन मुंह बना कर रखता है, लेकिन अब लोग इनकी वजह से हमें रोक रहे हैं। चांद बोला तो नगीन ने उसके शाने को झंझोड़ दिया। पिट जाओगे। सारिम तुम्हें पसंद है मीराल? आपे ने पूछा तो सारिम ने सर हिलाया। ओह, क्या कहा आपने चाचू? दोबारा कहो। अल्लाह की कसम, बेहयाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए तुमने तो। जान और वक्त उसके सर पर सवार होने लगे। नगीन और आफिया हंसती, जबकि हुनैन भी। तुम दोनों अपनी पसंद की करो और मैं अपनी ही मंगेतर की तारीफ ना करूँ। वाह मेरे मौला, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अब चाचू घोड़ी चढ़ेगा, जहाँ देख लेना तो। पहले तो मुझे भी लगा था छोड़ के भाग जाएंगे। दोनों ने कॉफ़ी भी ना पीने दी थी उसे। सारिम ने सर पकड़ लिया। वो कुर्ता शलवार में उन दोनों को कुर्ता काफ़ी हैंडसम लग रहा था। मत तंग करो उसे, अल्लाह खुशियाँ सलामत रखे हमारी। चले फैमिली फ़ोटो। जय हुनैन जल्दी से उठ के बीच में आ गई और उन सब ने फैमिली पिक्चर्स बनाई। किसी को अगर एहसास तक नहीं हुआ था तो माला का था। सकीना चुपके से खाना देने गई थी उसे। कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। उसने दरवाज़ा खोला, साथ ही ज़मीन में गिर गए थे, जबकि माला बिल्कुल बेहोश थी। सकीना की बेसाख्ता चीख निकली गई। वो दौड़ के वापस आई और यह खुशियों का समा था। उसने डर रख के हुनैन को इशारा किया। क्या हुआ सकीना? हुनैन बाजी, माला बाजी बेहोश पड़ी है। सारा दिन से बुखार में भूख रही हैं, लेकिन किसी ने डॉक्टर को नहीं बुलाया। अब वो साजिद भाई भी गिर गए हैं अपनी चारपाई से। बाजी अल्लाह के वास्ते कुछ करें। सकीना ने उसे बताया। हुनैन बिना विजेता के बाहर निकली और माला के पोर्शन की तरफ भाग गई। ये कहाँ जा रही है? सारिम ने सवाल किया। वो ड्रामेबाज है ना एक, माला बीबी। बुखार है, महारानी को देखने गई होगी उसे। नगीन ने चिढ़कर कहा। तो डॉक्टर को बुलाया? सारिम के सवाल पर उन दोनों ने सिर झटका। हो जाएगी खुद ठीक। आप लोग डॉक्टर को तो बुला लेते। वक्त ने भी इख्तिलाफ किया। जहाँ अलबत्ता खामोश था और उसकी माँ को यही चैन था। सारिम अपनी जगह से उठा और माला की खैरियत दरियाफ्त करने को निकल गया। ओके, मैं भी जा रहा हूँ भाई। वक्त माँ को ज़बरदस्ती प्यार करके निकल गया। हाथों से चला गया मेरा बेटा तो। आफिया उसे जाता देख रही थी। अफसोस उनके चेहरे से आया था, जबकि चांद एलसीडी ऑन करके बैठ गया। दूसरी तरफ वहाँ के हालात पहली बार सपने देखे थे। एक खाली कमरा, जहाँ एक ही चारपाई, एक बल्ब और बहुत शदीद गर्मी में वो खाली ज़मीन पर पड़ी थी। उन तीनों ने पहले साजिद को चारपाई पर डाला और फिर सारिम ने डॉक्टर को कॉल की। यहाँ क्या हालत देखे हुनैन की आंखें भीग गई। चाचू नफरत एक तरफ, ये लोग इंसान तो हैं। बिस्तर भी नहीं माला के पास। उसने सारिम की जानिब देखा और सारिम दबदबा गया। हुनैन को गुस्सा आया कि उसने उसकी बात नहीं सुनी थी। माला का सर उसने ज़मीन पर से उठा के अपनी गोद में रख लिया। कुछ ही देर में डॉक्टर आया तो माला की बेहोशी की वजह बुखार, खुराक की कमी और खौफ बताया। उन्होंने दवाइयाँ लिखकर थी और अपने पास से कुछ एमरजेंसी ट्रीटमेंट करके उन्होंने सारिम को देखा। आपकी मुलाजमा है ये? वो डॉक्टर माला को कच्चे फर्श पर पड़ा देख पूछ रहे थे। सारिम खामोश रह गया, जबकि डॉक्टर उसका जवाब ना पाकर वहाँ से चला गया। हुनैन को बहुत रोना आ रहा था। वो लोग माला पर जुल्म कर रहे थे। वो अपने पोर्शन की जानिब आई और वहाँ की शान शौकत देखकर उसको और रोना आया। आ गई हो? बस अब आराम करो, आफिया बोली तो हुनैन ने माँ को देखा। मम्मा वो कच्चे फर्श पे पड़ी बुखार में फूंक रही है। उसे ये भी होश नहीं कि वो जिंदा भी है या मर गई। कितने बेरहम हैं आप लोग, कितने बेरहम। भराई वाले अच्छे में वो कह के वो अपने कमरे से मैट्रेस लेने चली गई। जो इस वक्त उसके बस में था वो कर रही थी। चांद ने सर उठा के उसे गद्दा लेकर जाते देखा और फिर एलसीडी को खोलने लगा। हुनैन ने देखा सारिम भी जा चुका था। वो उस खानदान की संगतीली से वाकिफ थी। जो अपनी ही बहन का ये हाल करते, अपनी भांजी के जीने मरने से क्या फ़र्क पड़ेगा उसे।
उसने माला के लिए गद्दा बिछाया और एक तकिया रखा। ज़मीन पर सोने से तो बहुत अच्छा था। माला को लिटाकर वो उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने आ गई। बिला वजह ही लड़की खवार हो रही है, नगीन भड़की, मगर हुनैन ने कोई जवाब नहीं दिया और वो उसके लिए खाने का सामान ले गई। मॉम, डैड। इस्माइल ने बारी बारी दोनों को पुकारा, मगर वो दोनों एक दूसरे से लड़ने में इतना मगन हुए थे कि इस्माइल पे कभी तवज्जो ही नहीं गई। वह टेबल पे बैठा था जबकि खाना भी एक तरफ था। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो, उसकी माँ बोली। गलती? तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। तुम्हारी इस बदजुबानी ने मेरा जीना हराम कर दिया। मेरा बस चले तुम्हें जान से मार दो। डैड बोले। इस्माइल सर हिलाने लगा। ये रोज़ का था, नई बात नहीं थी उसके लिए। अच्छा, मुझे जान से मार। उसकी माँ की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि इस्माइल ने प्लेट फेंक दी। प्लेट टूटने की आवाज़ पर दोनों ने इस्माइल को देखा। 9 बजे डिनर करने बैठे थे, 11 बज रहे हैं। मुझे मेरे दोस्तों के साथ जाना है। ऐसा तो डिनर में बाहर कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है मुझे घर का खाना पसंद है। तो क्या आप लोग चुप हो सकते हैं? उसने दोनों को देखा। वो टेबल पर से उतर के चेयर पर बैठ गया। व्हाट नॉनसेंस! तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर रही हो, जाहिल औरत। जाहिल कौन है पता लग रहा है, उसकी माँ बोली। उसने कांटा उठाया ही था। तुम जाहिल हो, जाहिल निकम्मी औरत। डर तो तुम रहे हो मुझसे, जाहिल आदमी। मैं तुम्हें अच्छे से बता दूंगा। तुम असेंबली में मिलने वाली सीट पर उछल रही हो ना, और तुम्हें वो सीट नहीं मिली तभी तुम अंगारों पर हो। औकात में रहो नाजिया। तुम औकात? वो चेयर छोड़ के उठ कर चला गया। उसके उठने से चेयर पीछे जा गिरी और नाजिया ने बाबर को देखा। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया। बेटा? वो मेरा भी है और मुझे तुमसे ज़्यादा अजीज़ है। हाँ, माँ बनकर पालो तो पता लगे। तुम और माँ बाबर खुलकर हंसा। नाज़िया के पतंगे लग गए और ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। जब इस्माइल गाड़ी में बैठा, उसने सिगरेट लबों में दबाई और गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली। गाड़ी पूरी स्पीड से रोड पर दौड़ रही थी, यहाँ तक कि तमाम सिग्नल्स वो तोड़ता हुआ जा रहा था। और अचानक उसकी गाड़ी दरख्त में जाकर बजी। साफ साफ जाहिर था, चलाने वाले का खुद साख्ता एक्सीडेंट था ये।